आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी भनक। दीपक शर्मा जी हिंदी की जानी मानी कथाकार हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नहीं, बीणा को नहीं मालूम था। जब भी उसकी बाईं दिशा से कोई कर्ण भेदी कोलाहल उसके पास ठकठकाता और वो अपने बाएं कान को ढक लेती, तो उसके दाएं कान के पर्दे पर एक साएं साएं क्यों चक्कर काटने लगती, अंदर ही अंदर, मंद और मध्यम, कभी पास आ रही किसी मधुमक्खी की तरह गुंजारती हुई, तो कभी दूर जा रही किसी चिखौनी की तरह चहचहाती हुई। नहीं, बीणा को नहीं मालूम था। उसके विवाह के तदनंतर वो साएं साएं उसके अंदर से आने के बजाय अब बाहर से क्यों धपकने लगी थी, तेज और तूफानी, मानो कोई खुफिया बाघ अपनी ओर से निकलकर उसकी ओर एक दिश धारा में अब लपका तब लपका। उस समय भी लोको कॉलोनी के उस क्वार्टर में जैसे ही किसी सुपरफास्ट ट्रेन की तड़ातड़ तड़तड़ाहट ने उसे अपने बाएं कान को अपने हाथ से ढकने पर मजबूर कर रखा था और उसका दाहिना कान उस जानतव चाप की चपेट में था, जब उसके जेठ उसके मायके से आए एक टेलीफोन संदेश की सूचना देने अपने लोको वर्कशॉप से उस लोको क्वार्टर पर दोपहर में आए थे। बीणा की माँ अस्पताल में दाखिल है। पिछले 10 घंटे में उसे होश नहीं आया है। बीणा के मायके वाले बीणा को बुला रहे हैं। तुम हमारे काम की चिंता न करो, जेठानी ने उदारता दिखाई थी। कौन जाने तुम्हें फिर अपनी माँ देखने को मिले ना मिले, तुम मायके हो आओ। बीणा और उसके पति को उसके जेठ जेठानी ने अपने क्वार्टर का छोटा कमरा दे रखा था। बीणा के पति पिछले 2 साल से रेलवे की भर्ती के इम्तिहान में बैठते रहे थे और फेल हो जाते रहे थे। पैसे की तंगी को देखते हुए फिर पिछले साल उनकी शादी बीणा से कर दी गई थी, ताकि घर में टेलीविज़न और स्कूटर जुटाया जा सके। बीणा अपने 5 भाइयों की अकेली बहन थी और उसके बप्पा अभी 1.5 वर्ष पहले ही एक सरकारी दफ्तर की अपनी 40 साल की ड्राइवरी से सेवानिवृत्त हुए थे। बीणा की माँ ने लोको कॉलोनी के उस क्वार्टर को रेलगाड़ियों की निरंतर आवाजाही की धमक से पल पल थरथराते हुए जब देखा था, तो पति से विनती कर बैठी थी, लड़की को इधर न ब्याहिए। रेलगाड़ियों की ये गड़गड़ाहट लड़की का बायां कान भी बहरा कर देगी। मगर बप्पा को लड़के के बीए की डिग्री चकाचौंध कर देने में सक्षम रही थी और उन्हें दृढ़ विश्वास था कि वो डिग्री किसी रोज़ उनके दामाद को रेलवे क्लर्क की जरूर दिला देगी। कौन? इमरजेंसी वार्ड के 27 नंबर बेड से माँ बुदबुदाई। जूजू, कहते कहते बीना ने अपनी जुबान अपने तालू से चिपका ली। जूजू उसकी खरमस्ती का नाम था, जो 10 वर्ष पहले एक तपती दोपहरी में उसने माँ के साथ खेलते समय अपने लिए रखा था। उस दोपहर के सन्नाटे में, जिस समय बप्पा अपनी ड्यूटी पर रहे और चटाई पर भाई सोए रहते थे, बीणा की बाँह अपनी गर्दन से अलग कर माँ उठ ली थी, इस भ्रम में कि बीणा भी सो रही थी। लेकिन बीणा जाग रही थी और उसने माँ का पीछा किया था और माँ उसे घर की बरसाती में मिली थी, हिचकियाँ लेकर सुबकती हुई। वो अपना मुख उनके कान के पास ले जा गई थी और आंधी बनकर उसमें हवा फूंकने लगी थी। कौन है? चौंक कर माँ ने सिसकना छोड़ दिया था। जूजू कहकर बीणा माँ से लिपट ली थी। चल हट, माँ हंस पड़ी थी। कैसे डरा दिया मुझे? बीणा ने अपनी बाँह माँ की गर्दन पर फिर जाकर टिकाई थी। और तुम जो हरदम डराती रहती हो, जूजू आया, जूजू आया। उनके 6 भाई बहनों को अपनी बात मनवाने हेतु माँ अक्सर जूजू का हवाला दिया करती थीं। हंस रही माँ अकस्मात रोने लगी थीं। ऐसा अक्सर होता था। माँ जब भी हंसती, बीच में ही अपनी हंसी रोक कर रोने लगती। बीणा के पूछने पर कहती, चल हट, मैं रोई कब थी? यह आंसू तो हंसी के बढ़ जाने से आए थे। वो चुप हो जाती। कौन? माँ के होठ फिर हिले और एक कंपन उन्हें झकझोर गया। माँ की बेहोशी का 40वां घंटा था। बीणा ने माँ का हाथ पकड़ लिया। उसके दोनों कान एक साथ बज रहे थे, चलन के विरुद्ध। आहट पीछे से नहीं, सामने से आ रही थी, चरपरी और तीक्ष्ण, कड़ी और कठोर, दुरारोह और दुर्बोध, आगे ही आगे बढ़ती हुई, माँ के बराबर आ पहुँचने। नहीं नहीं, बीणा ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं।
माँ ने बचपन में उसे जो यमराज की कहानी सुनाई थी, वही यमराज अपने उस रूप में सामने खड़े थे। सुर्ख परिधान, लाल आंखें लिए, भैंसे पर सवार, हाथ में मृत्यु फंदा, गदा पर कपाल। चार चार आंखों वाले दो कुत्ते भी उसे साफ दिखाई दिए, जो माँ के कहे अनुसार यमराजपुरी के प्रवेश द्वार का पहरा दिया करते थे। नहीं नहीं नहीं, अपनी पूरी ताकत के साथ वीणा ने मृत्युदेव से प्रार्थना की। दक्षिण दिशा के दिक्पाल, मानव जाति के इतिहास के प्रथम पुरुष, हे मृत्युदेव, मेरी माँ की मृत्यु टाल जाइए, बदले में मुझे ले जाइए, मुझे ले जाइए। इमरजेंसी वार्ड के काउंटर पर तैनात दोनों डॉक्टरों और चारों नर्सों ने वीणा को 27 नंबर बेड पर लुढ़कते हुए देखा तो तत्काल उधर लपक लिए। कौन? वीणा की माँ को एक दूसरा कंपन दुगने वेग से झकझोर गया और उनकी बेहोशी टूट गई। मरते मरते वे जी उठी। इमरजेंसी वार्ड के स्टाफ ने शीघ्र ही वीणा के लिए एक दूसरे बेड की व्यवस्था कर दी और उन्हीं के चेकअप के दौरान वीणा को मालूम हुआ उस रोग का नाम टेनाइटस था, जिसके अंतर्गत उसके बाएं कान का पर्दा भी उसके दाएं कान के पर्दे की तरह पूरा पूरा सूज गया था और इसीलिए पथ से हटकर वे सामान्य ध्वनियाँ सुनने लगा था। आजकल वीणा के दोनों कानों का इलाज चल रहा है, लेकिन क्या है कि ठीक ध्वनियाँ पकड़ते पकड़ते अचानक जिस समय वो जेठ जिठानी के घर पर कमरे बुहार रही होती है या बर्तन मांज रही होती है या कपड़े धो रही होती है या चपातियाँ सेक रही होती है या जेठ जिठानी के जिद्दी बच्चों को पुचकार रही होती है या रात के घुप अंधेरे में पति के बगल में होती है, खुफिया वो बाघ डकारता डकारता उसके समीप पहुंचने लगता है। धप धप धप। कहीं वो दक्षिण क्षेत्र का यावना तो नहीं, अथाह और गूढ़। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी भनक। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।